गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सीट। सर आप जो आपके कुछ प्रश्न बचे हुए हैं सीएल में वो सर करवाएंगे। आप लोग निकाल लीजिए रेशियो प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सीट सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 में पढ़ता हूँ, प्रैक्टिस सीट आप लोग निकाल लें और जो भी डाउट हो कमेंट करके बताते जाएं। आप यहाँ मैं लिख देता हूँ, पीएस निकालिए प्रैक्टिस सीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहला सवाल देखिए, एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। परिवार का खर्च यदि 10,500 रुपए है तो परिवार की बचत। देखिए सवाल नंबर 1 जो आपका दिया है प्रैक्टिस सीट का, प्रैक्टिस सीट निकाल लें आप। देखिए दिया है आय और खर्च, आय और खर्च का अनुपात दिया है आपका 10:7। कितना? 10:7। और आपका दिया है कि आपको बचत पूछी गई है आपसे और आपका जो खर्च दिया गया है, खर्च का मान कितना दिया है? 7, और 7 बराबर ही कितना है? 10,500। अगर एक का मान निकालें तो एक निकलेगा कितना? 1500। एक बराबर कितना निकलेगा? 1500 रुपए। देखिए यहां पर आपको आय और खर्च का अनुपात दिया था 10:7 और खर्च दिया है, खर्च कितना दिया है? 10,500। मतलब 7 का मान कितना है? 10,500। तो एक का मान कितना होगा? 1500 रुपए। इसके बाद बताइए, अगर आपकी आय 10 है और खर्च 7 है, अगर आप 10 कमाते हैं 7 खर्च हो जाता है तो बचत कितनी होगी? बचत अगर आप निकालना चाहें तो बचत होगी 10 - 7 बराबर कितना? 3। और देखिए 1 बराबर कितना? 1500। तो 3 बराबर कितना होगा? 3 गुणा 1500 बराबर कितना? 4500 रुपए। कितना होगा? 4500 रुपए। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, आप लोग तुरंत कर सकते थे। आय और खर्च में अनुपात दिया, 10 रुपए कमाता है तो 7 खर्च करता है और खर्च दिया था उसका कितना? 10,500। मतलब 7 का मान कितना है? 10,500। तो एक का मान कितना होगा? 1500। तो बताइए बचत कितनी होगी? 10 कमाता है 7 खर्च करता है, बचत कितनी होगी? 10 - 7 बराबर कितना? 3। तो 3 का मान कितना होगा? 4500 रुपए। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 2, जहां भी आपको समझ में ना आए आप बताते चलें। सवाल नंबर 2 में कहा है ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और खर्च का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक सप्ताह 200 रुपए की बचत करता है, प्रत्येक सप्ताह 200 रुपए की बचत करता है। उनकी आय का योग बताएं। पहला तरीका है आपका बेसिक, एक्स मान के आप करिएगा। मैं आपको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कौन सा मेथड? मेथड 2। बेसिक मान के आप लोग कर सकते हैं। मेथड 2 देखिए, ए और बी की जो साप्ताहिक आय का अनुपात दिया है वो कितना है? 9 और 7 का अनुपात। कितना है? 9:7। फिर दिया है और खर्च का अनुपात कितना दिया है आपका? 4:3। यहां से देखते जाएं आप। आय का अनुपात दिया है 9:7 क्या है? आय का अनुपात। खर्च का अनुपात कितना दिया है आपका? 4:3। और दोनों की बचत कितनी है? प्रत्येक की बचत 200 रुपए है। प्रत्येक की बचत कितनी है? 200 रुपए। देखिए ए और बी की आय का अनुपात 9:7, खर्च का अनुपात 4:3 और दोनों बचाते कितने? प्रत्येक 200 रुपए बचाता है। मतलब ए भी 200 बचाता है, बी भी 200 बचाता है। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब लगता है? जब एक रेशियो दिया हो और उसमें से कुछ कमी या वृद्धि के बाद रेशियो बदल जाए। तो ये बदला है ना रेशियो, पहले 9:7 था। यदि दोनों बचाते हैं आय में से, अगर हम बचत घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? खर्च। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 - 3 = 27 और 4 और 7 = 28। देखिए 9 × 3 = 27 और 7 × 4 = 28। 28 और 27 का अंतर कितना होगा? 1। और यही 1 बराबर देखिए किसके होगा? 4 दूनी 8 मतलब 800 और 200 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा? 600। देखिए 200 गुणा 4 800, 200 गुणा 3 कितना? 600। 800 और 600 का अंतर कितना? 200। मतलब 1 बराबर कितना? 200 रुपए। अगर 1 बराबर 200 रुपए तो दोनों की आय का योग बताना है। किसका बताना है? आय का योग। आय का योग कितना हो जाएगा? देखिए 9 + 7 कितना? 16। आय का योग कितना होगा? 16। और 1 का मान दिया है आपका 200 रुपए। तो बताइए आपका 16 बराबर कितना होगा? 16 गुणा 200 बराबर कितना? 3200 रुपए। लिख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप कर सकते थे। जब बेसिक सर ने करवाया था इसके 3 4 तरीके और आपको जीटीओ भी कराया था। यहां पे आप मेथड 2 से देख लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पहले आय का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दिया है, दोनों की बचत कितनी दी है? 200 रुपए। तो यहां गुणा करेंगे 27, यहां गुणा करेंगे कितना? 4 का 7 से करेंगे कितना? 28।
28 और 27 का अंतर 1, और यहाँ पे देखेंगे 800 और 600 का अंतर कितना आएगा 200। कितना आएगा 200। तो 1 बराबर 200, तो बताइए दोनों की आय कितनी होगी, कितनी होगी 16 यूनिट। तो 16 यूनिट का मान कितना होगा 3200 रुपए। कमेंट भी देखते जाइएगा आप साथ में। क्या ठीक, जहां भी आप लोगों को समझ में ना आए कमेंट करके बताते चलें, दोबारा पूछना है या कोई और समस्या हो। 3 नंबर का सवाल देखिए, एक दूधिया पानी मिले दूध को 9 रुपए प्रति लीटर बेचकर 20% मुनाफा कमाता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की कीमत 10 रुपए है, तब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए आपके एसएससी का पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये हमेशा ही आप देखेंगे जब भी दूधिया दूध में पानी मिलाकर बेचेगा तो ये सवाल आपका एलिगेशन से भी लगेगा, बेसिक तरीके से लगेगा। और आप देखिए यहां पर मेथड 2 या एलिगेशन मेथड। सवाल नंबर 3 का देखिए, मार्कर में क्या समस्या हो गया है, देखिए यहां पे लिख लीजिए आप शुद्ध दूध, यहां पे लिख लीजिए पानी, और बीच में लिख लीजिए आप मिलावट वाला दूध। क्या लिखिए, मिलावट वाला दूध। आप देखिए शुद्ध दूध की कीमत कितनी है, शुद्ध दूध की कीमत दी गई है कितनी 10 रुपए। शुद्ध दूध की कीमत कितनी है 10 रुपए। अगर पानी की कीमत देखी जाएगी तो पानी की कीमत आप गणित में कितनी लेंगे 0, गणित में कितनी लेंगे 0। फिर देखिए शुद्ध दूध का सीपी कितना है 10 रुपए, 1 लीटर कितना है शुद्ध, 1 लीटर दूध का सीपी कितना है 10 रुपए। 1 लीटर पानी का सीपी कितना है 0 रुपए, पानी का सीपी कितना लेंगे 0 रुपए। अब बताइए जो आपकी मिलावट बीच में क्या रखेंगे, यहां दूध है यहां केवल पानी है, बीच में क्या है दूध और पानी दोनों। तो आप बताइए अगर वो 9 रुपए में बेचता है तो उसको 20% का फायदा मिलता है, मतलब 120% का मान किसके बराबर है 9 रुपए के। किसके बराबर है 9 रुपए के। बताइए ये 9 रुपए में जो बेचा जा रहा है 1 लीटर दूध, इसमें दूध और पानी दोनों है ना, तो 9 रुपए में जब बेचा जा रहा है तो उसको कितना फायदा मिल रहा है 120। मतलब इसका अगर मिलावट का क्रय मूल्य देखें, मिलावट का क्रय मूल्य या सीपी देखें तो कितना निकलेगा। देखिए अगर 100% का मान निकालेंगे तो कितना 120 गुणा 100, अगर आप इसको निकालेंगे कितना 7.5 रुपए। कितना निकलेगा 7.5 रुपए। मिलावट की अगर आप सीपी देखेंगे तो निकलेगा 7.5 रुपए। अब देखिए यहां पे आप एलिगेशन लगा दें, अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो मिलावट का जो मान होगा, मिलावट का जो मान होगा वो एक से छोटा होगा दूसरे से बड़ा होगा। देखिए अगर यहां इन दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना होगा 10 माइनस 7.5 कितना होगा 2.5। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 7.5 माइनस 0 कितना आएगा 7.5। अगर आप इनको कटाएंगे तो कितना निकलेगा 3:1। कितना निकलेगा 3:1। मतलब अगर आप, इसका मतलब क्या है, अगर आप 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दें, अगर आप 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दें तो आपको जो फायदा होगा वो फायदा कितना होगा 20%। कितना होगा 20%। एक बार देखें, अगर ना समझ में आए तो दोबारा से पूछें आप। देखिए आप यहां पे डायरेक्ट मान बीच में 9 नहीं रख सकते। 9 आपका विक्रय मूल्य है, जो 120% है वो किसका मान है एसपी का मान। जो देखिए 9 रुपए दिया है, 1 लीटर मिलावट का, 1 लीटर मिलावट का जो मूल्य दिया है वो 9 रुपए दिया है, तो 120% का मान है, मतलब 20% का फायदा हो रहा है, मतलब 120% बराबर 9। तो बताइए मिलावट का सीपी कितना होगा 100%, 9/120 गुणा 100 कितना निकलेगा 7.5। तो जो बीच में हमेशा अगर आप रखेंगे कभी भी, तो अगर इसका सीपी है शुद्ध दूध का सीपी 10, पानी का सीपी 0, तो मिलावट का भी सीपी ही रखेंगे आप हमेशा क्रय मूल्य ही रखेंगे, विक्रय मूल्य नहीं रख सकते। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 4, कमेंट पढ़ के बता दीजिए अगर कोई समस्या हो तो। अनिल सर सवाल नंबर देखिए 4। सवाल नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में कहा है 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 8:5 और 5:2 के अनुपात में है, तो किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69 कंप्लीट
3/13% हो जाए। यहां पे देखिए आपके दो बर्तन दिए हैं ए और बी। क्या दिया है? ए और बी। इसमें दोनों ही बर्तनों में दूध पानी का अनुपात दिया है और कहा है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण में दूध का प्रतिशत हो वो कितना हो? 69 कंप्लीट 3/13। तो पहले तो आप निकालने की जो मिश्रण में दूध की मात्रा है वो 69 कंप्लीट 3/13%। कितना लिखा है? 3/13%। ये कितना होगा आपका? अगर आप निकालेंगे कितना? 3/13। आप इसको एक बार और निकालिएगा। क्या समस्या हुई है? कितना टाइम शेड्यूल करवाए हैं? नहीं हो क्या? हो गया? ठीक ठीक। इस सवाल को दोबारा से देखिए, थोड़ी समस्या आ गई थी। अगर ए में आप देखें तो ए में आपका दिया है 8/5। 8:5 का मतलब है अगर आप दूध की मात्रा देखें तो कितना होगा? 8/13। अगर बी में निकालें तो बी में कितना निकलेगा आपका? देखिए 5:2 है तो कितना निकलेगा? 5/7। ये भी आपका देखिए मिल्क है और ये भी क्या है आपका? मिल्क। ये भी क्या है? मिल्क। इसके बाद देखिए अगर आप 69 कंप्लीट 3/13 का परसेंटेज पूरा कैलकुलेट करिएगा, 13 से गुणा करके 3 जोड़ के आप पूरा कंप्लीट करेंगे कितना? 9/13। कितना निकलेगा? 9/13 का मतलब है कि अगर आपका 9 लीटर मिल्क है तो उसमें जो मिक्सचर कितना होगा? 13 का। मिक्सचर कितना होगा? 13। देखिए अगर ए और बी में दूध की मात्रा निकाली जाए तो पहले में होगी 8/13, मतलब अगर पूरा मिक्सचर 13 का है तो 8 दूध, दूसरे में अगर पूरा मिक्सचर 7 का है तो दूध कितना? 5। और अगर मिश्रण इन दोनों को मिला दिया जाए, किस अनुपात में मिला जाए कि दूध के परसेंटेज कितना हो? 69 सही 3/13। हल करेंगे 9/13 का मतलब अगर मिक्सचर 13 का हो तो दूध कितना हो? 9। तो यहां पे आप कर लीजिए कितना? 9/13। कितना कर लें? 9/13। आप दोनों को ही देखिए, ये आपका ए में दूध की मात्रा, बी में दूध की मात्रा और ये मिश्रण में भी क्या है? मिल्क की मात्रा। किसकी है? मिल्क की मात्रा। अब आप क्या करें? इन दोनों को ही हल कर दें। अगर इसको आप हल करेंगे तो देखिए किस तरीके से हल करेंगे। 5/7 माइनस 9/13। और अगर इसको हल करेंगे तो कितना? 9/13 माइनस 8/13। अगर आप इसको हल करेंगे कितना आएगा? 2:7। ऑप्शन नंबर डी आपका मैच करेगा क्या? 2:7। मतलब अगर ए का 2 लीटर मिलाएं तो बी का कितना मिलाना पड़ेगा आपको? 7 लीटर। मिक्सचर और एलिगेशन में भी सवाल आपको समझाया जाएगा कि अगर ए में दूध की मात्रा दी हो, बी में दूध की मात्रा दी हो और मिश्रण में भी दूध की मात्रा हो, आप इस सवाल को केवल दूध लेके कर सकते हैं, आप इस सवाल को केवल पानी लेके कर सकते हैं। पानी लेके अगर करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, अभी दूध है 13 में 8 लीटर दूध है ना, तो देखिए 5 क्या होगा? पानी। अगर यहाँ पे 5 दूध है तो पानी कितना होगा? 2/7। और अगर यहाँ पर पानी निकालेंगे तो कितना? 4/13। या दूध लेके कर दें सवाल को या पानी लेके, आपका उत्तर कितना आएगा? 2:7। अगर ए का मिलाएंगे 2 तो बी का कितना मिलाना पड़ेगा आपको? 7। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए। 5 नंबर सवाल में आपसे कहा ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से कितना है? 1000 रुपए अधिक। ये सवाल आप खुद से करें। देखिए 5 नंबर आपको कुछ नहीं करना था। ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 3:2। और बी अनुपात सी भी कितना दिया है? सेम अनुपात है, कितना? 3:2। फिर आपसे पूछा है ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से एक ज्यादा है। तो देखिए अगर आप एबीसी का अनुपात निकालना चाहें तो एबीसी का अनुपात कैसे निकालते थे? देखिए पहले इनका गुणा, 3 और 3 कितना होगा? 9। फिर करते थे आप इन दोनों को गुणा, 2 और 3 कितना होगा? 6। फिर अगर आप इसका करेंगे तो देखिए 2 और 2 कितना होगा? 4। एबीसी का अगर अनुपात निकालेंगे तो देखिए 3 3 9, 3 दूनी, फिर क्रॉस करते थे 6, फिर कितना होगा? 2 दूनी 4। एबीसी का अनुपात आ गया कितना? 9, 6 और 4।
फिर आपका दिया है ए की आय का तीसरा भाग, ए का मान सी से कितना ज्यादा है। तो आप देखिए ए की आय का तीसरा भाग मतलब 9 गुणा 1/3, सी की आय के चौथे भाग से मतलब 4 का 1/4 से कितना ज्यादा है 1000। इसका मतलब क्या है, देखिए 3 से कटेगा 3 बार, अगर आप 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान आएगा 500। 1 का मान कितना आएगा 500 रुपए। अगर आप 1 का मान निकालें कितना आएगा 500 रुपए। आपसे पूछा है बी की आय ज्ञात करो, बी की आय कितनी है 6। तो देखिए बी की आय कितनी हो जाएगी, बी बराबर 6 गुणा 500 बराबर कितना 3000 रुपए। कितना होगा 3000 रुपए। पहला काम आपका वही था, अनुपात ज्ञात करना, एबीसी का अनुपात ज्ञात किया। अब आपको बताना ए की आय का 1/3, 9 का 1/3 कितना होगा 3, और सी की आय का 1/4 कितना होगा 4 का 1/4 1, 3 1 से कितना ज्यादा है 2, 2 बराबर 1000, 1 बराबर 500। तो बताइए बी की आय कितनी है 6, 6 का मान कितना हो जाएगा 3000 रुपए। इसके बाद देखें अगला सवाल, सवाल नंबर 6। क्या बच्चे कह रहे हैं क्या ठीक, स्लो स्लो बताते हैं, चलिए देखिए आप, कमेंट भी पढ़ लेता हूं तब तक मैं। सुनील राजपूत 2:7, सही है बाबू उत्तर आपका। लव कुश एक बार और आप वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लें, पीछे कर लें वीडियो को और आप एक बार और देख लें। सीएल आपका कल चलेगा, सर आपको पढ़ाएंगे। पीएस चल रहा अभी, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 में देखिए थोड़ा सा एक करेक्शन है। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक का वर्ग 224 कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। यदि संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो उनका मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर कहा एक संख्या का वर्ग 224 कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से, और आपकी संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। अगर यहां पे आप पहली संख्या 3x माने और दूसरी संख्या 4x मानेंगे, दूसरी संख्या क्या माने 4x, तो आपका उत्तर गलत आएगा और उत्तर क्या आएगा नेगेटिव में। क्या आएगा नेगेटिव में। तो आपको यहाँ पे मानना होगा, करके देख लीजिएगा घर पे आप। सवाल नंबर 6 में आपको थोड़ा सा देखिए करेक्शन करना होगा। मान लीजिए माना जो संख्या है वो संख्या कितनी है आपकी, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। पहली संख्या आपको माननी होगी जो सवाल में दूसरी संख्या दी है। पहली संख्या क्या मान लें आप 4x, और दूसरी संख्या क्या माने, दूसरी संख्या क्या मान लें आप 3x। सवाल में वैसे आपको सवाल के हिसाब से पहली संख्या होनी चाहिए 3x और दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए 4x, लेकिन आपका उत्तर गलत आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसकी देखिए आप सही कर लें, पहली संख्या क्या माने 4x, दूसरी संख्या क्या माने 3x। अब देखिए जो सवाल की भाषा दी गई है, आपसे कहा है एक संख्या का वर्ग 224 कम है, तो एक संख्या मतलब पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना 4x का स्क्वायर। क्या होगा 4x का स्क्वायर। एक संख्या का वर्ग 224 कम है, अगर ये 224 कम है तो इसमें क्या करें आप 224 जोड़ दें। देखिए एक संख्या का वर्ग 224 कम था ना, तो आपने क्या किया 224 जोड़ दिया, किससे दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। दूसरी संख्या का वर्ग कितना होगा 3x का स्क्वायर, इसका भी कितना 8। अगर आप इस पूरे सवाल में हल करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना होगा 2, x बराबर कितना आएगा 2। इसके हिसाब से जो आपकी पहली संख्या होगी कितनी 4x, x का मान रखेंगे 8, जो दूसरी संख्या होगी कितनी होगी 3x, मतलब कितना 6, कितनी होगी 6। आप इस सवाल को जीटीओ भी हल कर सकते थे, इस सवाल को जीटीओ से भी आप हल कर सकते थे। पहले आपको चेक करना था कि किन संख्याओं का अनुपात 3:4 है। आपकी लगभग सभी संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 3:4। तो फिर आपको कंडीशन चेक कर लेना था, फिर आपको क्या करना था ये कंडीशन, किस संख्या का वर्ग 224 कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। तो जीटीओ से भी आपका उत्तर कितना मिलेगा 6 और 8। कितना मिलेगा 6 और 8। आप एक काम करिएगा ना, देखिए 8 का जैसे ही वर्ग करेंगे तो देखिए अगर जीटीओ करना चाहें 8 का वर्ग कितना होगा 64, 8 का वर्ग कितना होगा 64, और अगर 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग होगा 36, और 36 का कितना 8 गुना, 36 का कितने गुना 8 गुना। 36 का अगर 8 गुना करेंगे तो देखिए 8 छंग 48, 4 24 कितना 228, कितना आएगा 228। अगर इन दोनों का ही अंतर देखेंगे तो अंतर आएगा आपको कितना 224, जो कि प्रश्न में दिया गया है।
प्रश्न में कितना दिया गया है 224 कम। तो आप इस सवाल को जीटीओ से भी कर सकते थे, आप इस सवाल को बेसिक तरीके से भी हल कर सकते थे। बस आपको मानना ये पड़ेगा कि पहली संख्या कितनी माननी होगी 4x, दूसरी संख्या कितनी माननी होगी 3x। बात समझ में आ रही है? ठीक। आप लोग एक काम करें, अभी जो YouTube देख रहे हैं आप, इसको Facebook पर शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि जो भी आपके मित्र हैं जो गांव गए हुए हैं उनको मदद मिल सके। ठीक। कमेंट करके बताते जाइएगा अगर कोई बच्चा सवाल पूछे या समझ में ना आए। ठीक है ना? आपका काम है नील सर। क्या क्या कह रहे हैं? सर का आज स्वास्थ्य गड़बड़ लग रहा है बच्चों, जिसके कारण मुश्किल है आज वो आए। कल ही पढ़ाएंगे अब रेशियो प्रोपोर्शन, आपको सीएल चलेगा कल आपका। ठीक। आज आप पीएस को देखिए, थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। इसके बाद सवाल नंबर 7 नंबर सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका कंसेप्ट आपके कई सवालों में लगेगा। देखिए, कहा गया है 3000 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3, ए को बी और सी के कुल हिस्से का 1/3 व बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त हो, तो सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा कितना है? अब देखिए, सवाल नंबर 7 इस कंसेप्ट का यूज आप काफी बार करेंगे नंबर सिस्टम में, काफी जगह। देखिए, आप इसमें क्या करेंगे कि आप कुल योग क्या करेंगे बराबर, कुल योग क्या करेंगे बराबर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कह रहा है ए को बी प्लस सी के, वो कह रहा है अगर ए को बी प्लस सी का कितना मिला है 1/3, कितना मिला है 1/3। अगर बी प्लस सी को 3 मिला है तो ए को कितना मिला है 1। ए का अनुपात किससे दिया है बी प्लस सी के, ए को बी प्लस सी का कितना मिला है 1/3। तो अगर बी प्लस सी को 3 तो इसको कितना मिला है 1। फिर कह रहा है बी को ए प्लस सी के कुल हिस्से को, बी को आप थोड़ा सा नीचे लिखें इसे, क्या कहा गया है बी को ए प्लस सी के कुल हिस्से का कितना मिला है 2/3, कितना मिला है 2/3। अब यहां पे जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि इनके रेशियो अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो कुल धन होगा वो तो बराबर होगा। देखिए, यहां पर अगर कुल धन देखेंगे तो 3 और 1 कितना है, 3 और 1 कितना है 4, और यहां पर अगर कुल धन देखेंगे तो कितना है 3 और 2 5। देखिए, यहां पर एबीसी का अगर पूरा धन देखेंगे कितना है 4, यहां पर एबीसी का कुल धन देखेंगे कितना है 5। तो दोनों ही केस में आपका कुल धन क्या होगा बराबर। दोनों ही केस में अगर कुल धन बराबर होगा तो इसमें कितने का गुणा कर दें 5 का, तो ये कितना हो जाएगा कुल धन 20। और यहां पर अगर 4 का गुणा करें तो ये भी कितना हो जाएगा धन 20। अगर 5 का गुणा किया है तो देखिए ये अनुपात कितना बदल जाएगा। देखिए 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 5:15 हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना अनुपात बदल जाएगा 8:12। अब देखिए, यहां भी ए और बी का कुल योग 20 है, एबीसी का कुल योग कितना है 20, यहां पे भी एबीसी का कुल योग कितना है 20। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का कुल मान कितना है 20, और 20 का ही मान कितना दिया है 3000 रुपए। तो एक का मान कितना होगा 150 रुपए, एक का मान कितना होगा 150। अब देखिए, दोनों ही शर्तों में कुल धन कितना हो गया 20, और 20 बराबर ही कितना है 3000, तो एक बराबर कितना होगा 150, एक बराबर कितना होगा 150। फिर आपसे पूछा है तो बताइए सी का हिस्सा। अगर आपको सी का हिस्सा बताना है तो देखिए, बी प्लस सी का मान देखिए, बी का मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा 8, बी का मान कितना होगा 8। अगर आप यहां से ए का मान निकालना चाहें तो ए का मान कितना होगा 5, ए का मान कितना होगा 5। तो आप बताइए सी का मान कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट घटा दें, 20 में से कितना करें आप 8 + 5 घटाएंगे तो 8 × 5 = 13, सी का मान कितना आएगा 7। सी का मान अगर 7 आया तो बताइए एक का मान दिया है कितना 150, तो 7 का मान कितना होगा 1050 रुपए, कितना होगा 1050 रुपए। नोट डाउन कर लें आप। सवाल बिल्कुल आसान था, आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, वरना ये ओरल सवाल था। देखिए क्या ठीक, पढ़ते जा रहे हैं बच्चों, आप एक बार इसे नोट डाउन करें।
अजय सर बच्चों अब ठीक है, उनके पैर में जो प्रॉब्लम थी वो अभी तो फिलहाल 1 महीना उनको और लगेगा चलने में, अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। लीवोलन की फीस आप अब बता दीजिए, बच्चे पूछ रहे हैं। आप लोग इसे समझ लीजिए, मैं दोबारा से इसे समझा दे रहा हूं। आपको पूछा क्या गया था, सी की आय आपको दोनों ही कंडीशन में क्या करनी थी, ए बी सी की आय क्या करनी थी बराबर। यहां पर ए बी सी की आय थी 4, यहां पर कितनी थी 5। आप क्या कर लें, दोनों को बराबर। सेवन का कोई और मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इसी से करें। ठीक, देखिए अगला सवाल देखें आप, सवाल नंबर 8। मिटा दीजिए इसको। आप वीडियो को दोबारा से पॉज करके देख लें, और अगर आपको सवाल समझ में ना आए तो आप हमको फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज कर दें, या तो फोन करके पूछ लें आप सुबह कितने भी टाइम। देखिए सवाल नंबर 8 दिया है, एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 माह के समय में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 6,000 रुपए हो तो उसकी वार्षिक बचत बतानी है। वार्षिक बचत कैसे निकाल सकते हैं आप, वार्षिक आय, क्या कहा गया, वार्षिक बचत। वार्षिक बचत निकालने के लिए आपको वार्षिक आय पता होनी चाहिए और वार्षिक खर्च पता होना चाहिए। वार्षिक आय में से अगर आप वार्षिक खर्च घटाएंगे तो क्या बचेगा, वार्षिक बचत। अब देखिए सवाल नंबर 8 में कह रहा है अगर आप वार्षिक आय निकालना चाहें तो वार्षिक आय क्या होगी। देखिए एक माह में कितना कमाता है वो, 6,000 रुपए, तो वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, कितना, 72,000 रुपए। देखिए एक माह में कमाता है 6,000, तो एक मासिक आय है ना 6,000, तो बताइए वार्षिक आय कितनी होगी, 72,000 रुपए। अब बताइए आपको निकालना है क्या, वार्षिक खर्च। अब आप वार्षिक खर्च के लिए शर्त क्या दी गई है, वार्षिक खर्च के लिए शर्त दी गई है, वार्षिक खर्च के लिए शर्त दी गई है कि 2 माह का जो उसका आय है, जो 2 माह की आय है, जो 2 माह की आय है वो 3 महीने के खर्च के बराबर। तो आप ऐसा भी लिख सकते कि 3 माह का जो खर्च है वो क्या है, 2 माह के आय के बराबर है। 2 माह की आय के क्या है, बराबर। आप यहां से देखिए अगर आपको 3 माह का खर्च निकालना हो तो 3 माह का खर्च बिल्कुल निकाल सकते, 2 गुना 1 माह का खर्च कितना है 6,000, तो 6,000 करेंगे तो कितना आएगा, कितना, 12,000 रुपए। देखिए 3 माह का खर्च 2 माह की आय के बराबर था, तो अगर 1 माह की आय रखी तो आप बताइए जो 3 माह का खर्च निकला है वो कितना निकला है, 12,000 रुपए। आप बताइए अगर ये 3 माह का खर्च है तो आपको ये वार्षिक खर्च निकालना है, तो वार्षिक खर्च निकालने के लिए क्या करना होगा, 4 से गुणा। तो बताइए वार्षिक, देखिए 3 का गुणा 4 में होगा तो 3 महीने का खर्च है, ये कितना हो जाएगा, 12 महीने का खर्च। तो बताइए जो वार्षिक खर्च होगा वो वार्षिक खर्च कितना होगा, जो वार्षिक खर्च होगा वो कितना होगा, इसमें भी कितने का गुणा हो जाएगा, 4 का, कितना हो जाएगा, 48,000 रुपए। आपको निकालनी है क्या, वार्षिक बचत। वार्षिक बचत के लिए क्या करें आप, वार्षिक आय 72,000 में से क्या करें, 48,000 घटा दें। ये देखिए कितना आएगा, 24,000 रुपए। कितना आएगा, 24,000 रुपए। नोट डाउन कर लें। सवाल बिल्कुल ही सिंपल है, ये चीज तो आपको पता ही थी कि अगर वार्षिक आय 6,000 है तो वार्षिक आय 72,000 रुपए। फिर दिया था 3 माह का जो खर्च है वो 2 माह की आय के बराबर है, तो आपने आय का मान 6,000 जैसे ही रखा तो 3 माह का खर्च कितना आ गया, 12,000 रुपए। कितना, 12,000। तो अगर 3 माह का खर्च 12,000 है तो बताइए आपको वार्षिक खर्च निकालना है ना, तो वार्षिक का मतलब 3 माह को कितना बनाना पड़ेगा, 12 माह। तो 4 का गुणा करेंगे तो 12 माह होगा, तो क्या होगा, वार्षिक खर्च। तो यहां भी 4 से गुणा हो जाएगा, कितना, 48,000 रुपए। मतलब वार्षिक खर्च कितना करेगा, 48, तो बचाएगा कितना, 72,000 में से 48,000 घटाना पड़ेगा आपको। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 9। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 9।
9 नंबर सवाल आप कर लेंगे, आसान सवाल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लोग कर सकते हैं। सवाल नंबर 9, एक व्यक्ति 380 रुपए में कुल चावल व गेहूं खरीदता है। आराम से कर सकते हैं, अगर ना आए तो फिर आप बताइएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, इस तरीके के सवाल करवाए गए हैं। फिर देखिए, आपसे कहा है अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल 170 अंक प्राप्त किए, इसके अंकों का अंतर दोनों विषय में कितना हो 10, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। उनका अनुपात ज्ञात करें मतलब दोनों विषय में प्राप्त अंकों का अनुपात। सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9 में कहा है कि इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ में कुल कितना पाया है 170। फिर कहा है इसके अंकों का अंतर मतलब इंग्लिश और मैथ के अंकों का अंतर कितना है 10। आपको बताना है किसका, इसके इंग्लिश और मैथ में प्राप्त अंकों का अनुपात बताना है आपको। तो अगर देखिए ये e प्लस एम बराबर 170, e माइनस एम बराबर कितना 10। अगर आप यहां से निकालना चाहें तो देखिए e का मान कितना आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर रहे हैं। कभी भी अगर आपको दिया है a प्लस बी बराबर एक्स, ए माइनस बी बराबर वाई, तो a का मान जो होगा वो क्या होगा x प्लस वाई बटे 2, मतलब 170 प्लस 10 बटे 2 कितना निकलेगा 90। अगर आप यहां से m का मान निकालें तो देखिए m का मान कितना होगा 170 में से क्या करें 90 घटा दें, कितना आएगा 80। कितना आएगा 80। तो दोनों विषय में उसके प्राप्तांकों का अनुपात बताना है तो कितना होगा 90 अनुपात 80, कितना 9:8, कितना आएगा 9:8। वैसे भी आप आसानी से ये सवाल बता सकते थे। कौन सा, इस सवाल में नहीं, इसमें तो एलिगेशन नहीं लगेगा बच्चों, एलिगेशन एक ही सवाल में लगा था। सवाल नंबर 3 बेसिक तरीके से भी ये सवाल लगाया जा सकता था। सवाल नंबर 3 आपको बता देंगे। देखिए, हालांकि अगर आप एलिगेशन लगाएं सवाल नंबर 3 में तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। देखिए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 देखिए, आपसे कहा गया है 5x² माइनस 3y² अनुपात xy बराबर कितना है 11:2। आपसे पूछा है x और y का अनुपात बताएं। किसका अनुपात बताएं, x और y का। ठीक, इसके अलावा क्या दिया है, x और y का मान नहीं बताना है, क्या बताना है धनात्मक मान, पॉजिटिव वैल्यू आपको बतानी। ऑप्शन भी लिख लीजिए, इसको हम जीटीओ से भी करेंगे। a का मान कितना दिया है 7/2, b का मान कितना दिया है 5/2, c का मान कितना है और d का मान कितना है 5/3। अगर आप इस सवाल को बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना था, एक्स वाई का डायरेक्ट भाग करते आप। देखिए अगर आप एक्स वाई का भाग करते तो ये निकल के आता 5x/y माइनस 3y/x बराबर कितना होता है 11/2। देखिए अनुपात का मतलब भाग ही तो होता है। तो देखिए एक्स वाई का भाग लगाएंगे तो एक्स वाई का भाग यहाँ लगेगा, एक x कट जाएगा, कितना बचेगा x/y, और ये कितना बचेगा 3y/x। अगर यहाँ पे आप मान लीजिए माना x/y का ही मान निकालना है तो माना x/y बराबर मान लें कितना आप m, कितना मान लें m। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे आप 5m माइनस 3/m, 1/m होगा ना, ये क्या है y/x। आप x/y को m माने तो y/x क्या होगा 1/m बराबर कितना 11/2। अगर आप यहाँ पे m का मान निकालेंगे तो आपको कितना निकलेगा, निकल के आएगा कितना, एक मान निकलेगा धनात्मक कितना 3/2 और एक मान निकलेगा m का क्या ऋणात्मक। ऋणात्मक मान निकलेगा आपको कितना -2/5, कितना होगा माइनस का 2/5। ऋणात्मक मान हो नहीं सकता तो आपका एक ही मान हो सकता है m बराबर कितना 3/2 और यही मान किसका है y का, x/y का। x/y का मान कितना होगा 3/2। लिख लें। इस सवाल को देखिए अगर आपको हल करना है तो आप क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपका द्विघात समीकरण। m का क्या लें एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5m² माइनस 3 बराबर कितना 11m/2। आप पूरा हल करेंगे द्विघात समीकरण तो m के दो मान निकलेंगे कितना 3/2 और कितना माइनस का 2/5।
आपसे x अपॉन m x अपॉन y का मान ही है ना, तो धनात्मक मान बताना है, तो ऋणात्मक तो कैंसिल हो जाएगा, धनात्मक मान क्या होगा 3/2। ये तो था आपका बेसिक तरीका। सवाल नंबर 9 छुड़वाए हैं क्या? ठीक, सवाल नंबर 9 अभी बताते हैं, पहले इस सवाल को हल कर लें आप। इसी सवाल को देखिए, तो बेसिक तरीका था, अगर आप जीटीओ से अगर इस सवाल को हल करना चाहते तो कुछ नहीं करना था आपको, केवल और केवल x और y का जो अनुपात दिया है उसको आप रख देते। आप इसको थोड़ा अच्छे से हल करें, देखिए ये कितना आएगा 5x², या इसको इस तरीके से लिखें 5x अपॉन वाई माइनस 3y अपॉन x बराबर कितना है 11/2। यही तो लिखे थे हम लोग। अब ऑप्शन में जो x अपॉन वाई का मान दिया है, तो ऊपर वाले को माने x, नीचे वाले को क्या माने y, और ऑप्शन सारे चेक कर लें। ऑप्शन क्या करें चेक। अगर देखिए ऑप्शन नंबर 1 उठाएं तो x का मान कितना होगा 7, तो इतने ये कितना होगा 7 5 35, और 35 बटे कितना 2। अगर इसको हल करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा 6, और 6 बटे कितना आएगा 7, और ये किसके बराबर करना है 11/2 के बराबर। अगर आप यहाँ पे हल भी करेंगे तो देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो ये 11/2 के बराबर नहीं आएगा, 11/2 के बराबर नहीं आएगा। आगे आप चेक भी कर सकते हैं, लासा लें फिर हल कर लें। इसके अलावा देखिए 11/2 के अलावा क्यों नहीं आएगा वो भी मैं आपको चेक करके बता देता हूं। देखिए अगर आप बिना कैलकुलेशन के करें, इसका मान कितना होगा 35/2 का मान, 35/2 का मान होगा लगभग 17.5। कितना होगा 17.5, और अगर इसका मान निकालना चाहें तो माइनस 0 पॉइंट कुछ होगा। 17 में से जब 0 पॉइंट कुछ जाएगा तब भी आपका 17 तो बचेगा ही बचेगा, और अगर यहाँ 17 बच रहा है और 11 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 5.5। अब बताइए 17 5.5 के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे आप ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। उसमें भी अगर आपका 11/2 आ जाए तो ठीक, वरना वो ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये क्या था ऑप्शन नंबर ए। सी को चेक करिए जो कि आपका फाइनल उत्तर है कितना 3/2। अगर 3/2 चेक करना चाहें तो ये कितना होगा 5 गुणा 3/2 माइनस 3 गुणा 2/3, और ये कितना होगा 11/2। 3 से 3 देखिए कट जाएगा, और ये कितना होगा 15, और 15/2 का मतलब कितना 7.5, और माइनस कितना 2 बराबर ही कितना 11/2 का मतलब कितना 5.5। 7.5 में से 2 जाएगा, ये कितना बचेगा 5.5, और सामने भी कितना है 5.5। इस तरीके से आप दिखा सकते थे और इस सवाल को जीटीओ से हल कर सकते थे। लिख लें आप पूरा, यहां से पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं से दिख रहा है कि इसका मान कितना होगा 17, इसका मान कितना होगा 0 पॉइंट कुछ, घटाएंगे तब भी 17 आएगा, और इस तरफ कितना आएगा 5.5, दोनों बराबर नहीं हो सकते, मतलब x अपॉन वाई का मान 7/2 कभी भी नहीं हो सकता। इस तरीके से आप कर लें। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 9 भी बताते हैं आपको, 9 नंबर ही देख लीजिए पहले आप। नौ नंबर चाहे लास्ट में देखिएगा। सवाल नंबर देखें 12, सबसे लास्ट में याद दिला दीजिएगा, ठीक है ना अनिल सर, सबसे लास्ट में। 12 नंबर सवाल देखें, आपको दिया है यदि ए बी बी सी एक्स और सी एक जैसे अनुपात में है। सवाल नंबर 12 आपको दिया है ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में, मतलब जो अनुपात ए बी और बी सी का है वही अनुपात एक्स और सी स्क्वायर का है। सवाल नंबर 12 ध्यान से देखेंगे सभी लोग, जो अनुपात ए बी और बी सी का है वही अनुपात एक्स और सी स्क्वायर का। कह रहा है कि एक जैसे अनुपात में, अगर एक जैसे अनुपात में है तो आपको करना क्या है बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। अगर आप बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो देखिए बी सी गुणा एक्स बराबर कितना आएगा ए बी इंटू सी स्क्वायर। अगर आप सी से सी स्क्वायर कट जाएगा, बी से आपका ये बी कट जाएगा, जो एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा ए सी। एक्स का मान कितना आएगा ए सी। देखिए कह रहा था जो ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात है, मतलब जो अनुपात इन दोनों का है वही अनुपात इन दोनों का है। तो मतलब ये दोनों चारों कैसे हैं समानुपाती। अगर इस सारी चीज समानुपाती है तो बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। एक्स बराबर कितना आएगा ए सी, कितना आएगा ए सी। यहां से देखिए
देखिए सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 आपसे कहा है, सवाल नंबर 13 में थोड़ा सा करेक्शन कर लें आप लोग। सवाल नंबर 13 में दिया है कितना, 25 की पावर 25 अनुपात 5 की पावर 3। थोड़ा सा करेक्शन करें, आप में लिखा है 25 की पावर 2.5 कर लें आप, और ये अनुपात कितना दिया है, 5 की पावर 3। सवाल नंबर 13 थोड़ा सा करेक्शन करें, 25 की पावर जहां 25 लिखा है आप कितना लिख दें, 25 की पावर 2.5। जैसे ही आप इसे हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 की पावर कितना, 5 की पावर 2 कर सकते हैं, और 2 की पावर कितना, 2.5। अगर आप इसे हल करेंगे तो कितना, 5 की पावर 3, और ये कितना आएगा, 5 की पावर 5 अनुपात कितना, 5 की पावर 3। आपको पता है 5 की पावर 5, 3 घात कट जाएगी, कटने के बाद कितना आएगा, 5 की पावर 2, डायरेक्ट कितना लिखें आप, 25 अनुपात 1। 5 की पावर 2 बचेगी ना कट के, तो 5 की पावर 2 का मतलब 25 अनुपात 1, कितना होगा, 25 अनुपात 1। देखिए जो आपकी क्लासें चल रही हैं उनका टाइम है क्या, वर्क एंड टाइम सर पढ़ाएंगे, वसीम सर। कल आपका सीएल चलेगा, सर ही आपका करवाएंगे सीएल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो आपकी टाइमिंग है क्लास की वो है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। मेंसुरेशन 3D जिसमें कि आपका आज प्रिज्म खत्म हो गया, और जो दूसरी क्लास है वो है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, जिसमें कि रेशियो चल रहा है लगभग खत्म होने को है। जो तीसरी क्लास है वो है आपकी 9:15 से लेकर 10:15 तक, जिसमें कि आपका वर्क एंड टाइम चल रहा है। आपका पाइप टंकी स्टार्ट हो गया कल, उसके आगे आज होगा, सर ही पढ़ाएंगे, वर्क एंड टाइम देखें। इसके बाद बेसिक क्लास आपकी चलेगी, हालांकि आज मैं नहीं ले पाया किसी कारणवश, कारण कोई नहीं था, बस थोड़ा सा आलस था, ठीक। लेकिन कल मैं पढ़ाऊंगा इंडिसेस और सर्ट्स। देखिए इसके बाद सवाल नंबर 14 नंबर सवाल देखें। 14 नंबर सवाल आप कर लेंगे, लेकिन मैं करके बता दे रहा हूं, एक एक सवाल करवा देता हूं। A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर कितना, 3/1। फिर आपसे कहा गया है मान बताना है 2A² + 3C² + 4E², और नीचे कितना दिया गया है, 2B² + 3D² + 4F²। अगर आप इस सवाल में डायरेक्ट मान भी रख दें, A का मान 3 रखें, C का मान भी 3 रखें और E का मान भी 3 रखें, तो भी गलती नहीं होगी, क्योंकि जहां A की घात 2 है, नीचे भी कितना है, B की घात 2। अगर ऊपर आप कोटि देखेंगे तो सभी की कितनी है, 2, नीचे सभी की कोटि कितनी है, 2। कोटि से कोटि कट जाएगी, तो अगर आप डायरेक्ट मान रखें, ऊपर जो A C E के मान 3 रखें और B D और F का मान अगर 1 रखें, तो भी सवाल गलत नहीं होगा। तो अगर आप इसको रखेंगे तो देखिए 2 गुणा 3 की पावर 2 कितना होगा, 9। ये कितना होगा, 3 गुणा 9। ये कितना होगा, 4 गुणा 9। और नीचे अगर आप हल करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणा 1, 3 गुणा 1, और ये कितना होगा, 4 गुणा 1। अगर आप हल करेंगे तो 9, ऊपर कितना बचेगा, 2 + 3 + 4, और नीचे भी कितना बचेगा, 2 + 3 + 4। जो फाइनल उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 9। फाइनल उत्तर कितना आएगा, 9। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग को पहले भी सिखाया गया था कि अगर कभी भी ये कट रहे हो तो आप तो यहीं से चेक कर लो। देखिए 2 3 4, नीचे भी 2 3 4 है, तो कन्फर्म बात है कि जब कोटि बराबर है तो आप डायरेक्ट A² बटे क्या कर दें, B², A² बटे B², वही क्या होगा फाइनल उत्तर। A² बटे B² करेंगे तो कितना आएगा, 9/1 या 9, डायरेक्ट कर देते। बेसिक तरीका क्या है कि आप इसको मान रखें, आप K के रूप में भी मान रख सकते हैं। A का मान 3K, B का मान K, C का मान 3K और D का मान K। ओके, नहीं भी मानते तब भी सवाल गलत नहीं होता आपका। सवाल नंबर देखिए 15 नंबर सवाल आप कर लेंगे। सवाल नंबर 15 देखें। सवाल नंबर 15 हो जाएगा, आप लोग खुद से करिएगा। ए बी सी का मान दिया है 3:4:7, तो आपको बताना है A + B + C अनुपात C। देखिए अगर A + B + C को जोड़ दें आप, तो जोड़ने पे कितना होगा, 3 4 7, 7 और 7 14,
और सी का मान कितना है 7, तो 14:7 कितना होगा 2:1। कितना होगा डायरेक्ट कितना कर देंगे आप, सवाल नंबर 15 में एबीसी को जोड़ेंगे तो 14 आंसर आएगा और सी का मान 7 है तो 14:7 कितना होगा 2:1। सवाल नंबर 15 आप कर लेंगे। सवाल नंबर 16 देखिए, सवाल नंबर 16 नंबर सवाल देखिए, आपसे कह रहा है x अनुपात y बराबर कितना है 5:2। x और y का जो मान है वो कितना है 5:2 और आपसे कह रहा है 8x प्लस 9y और अपॉन 8x प्लस 2y अनुपात बताना है दोनों का। देखिए यहाँ पे भी x की घात 1 y की घात 1, यहाँ पे भी x की घात 1 y की घात 1, मतलब ऊपर का भी टोटल कोटि 1 नीचे का भी टोटल कोटि 1। अगर आप यहाँ पर x का डायरेक्ट मान 5 रखें और y का डायरेक्ट मान 2 रखें तब भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखिए अगर आप k भी रखेंगे तो k तो कॉमन होकर कट जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं। 8 का मान अगर 5 रखेंगे तो कितना होगा 8 5 40 और 2 रखेंगे तो ये कितना होगा 9 2 18। अगर नीचे रखेंगे तो 8 5 40 40 और ये कितना होगा 4। अगर आप इसको करेंगे तो कितना 58/44, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 29:22। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कितना होगा 29:22। आप डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं। कब डायरेक्ट मान नहीं रख सकते हैं, जब आपका k कॉमन लेने पे ना कटे। या तो आप रखना चाहें तो x बराबर ऐसे भी रख सकते हैं 5k और y बराबर कितना रख सकते 2k, लेकिन k कॉमन आके कट जाएगा तो डायरेक्ट x का मान 5 और y का मान 2। अनिल सर कमेंट देखते रहिएगा बच्चों के। सवाल नंबर 9 देख लीजिए, एक सवाल छुड़वाया था वही बच्चों ने दोबारा से पूछ लिया घुमा फिरा के। देखिए एक व्यक्ति, सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9 में कह रहा है एक व्यक्ति 380 रुपए में कुल चावल व गेहूं खरीदता है। चावल व गेहूं के वजन का अनुपात 4:3 है, उनकी कीमत का अनुपात 5:6 है, तो चावल को कितने रुपए में खरीदा गया। आप यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें चावल और यहाँ पे क्या लिख लें गेहूं। यहाँ पे लिख लें उनके भार का अनुपात या वजन का अनुपात और यहाँ पे क्या लिख लें उनकी कीमत का अनुपात। क्या लिख लें उनकी कीमत का अनुपात। देखिए चावल और गेहूं के जो भार का अनुपात दिया है वो कितना दिया है 4:3, जो उनकी कीमत का अनुपात है वो कितना है 5:6। इसका मतलब है कि आपने अगर चावल 4 खरीदा है तो गेहूं कितना खरीदा है 3, और अगर 1 किलोग्राम चावल की कीमत 5 है तो 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत कितनी है 6। तो आप बताइए अगर मैं कुल कीमत निकालना चाहूं, अगर मैं कुल कीमत निकालना चाहूं तो बताइए चावल की कुल कीमत कितनी होगी 20 और गेहूं की कुल कीमत कितनी होगी। देखिए चावल 4 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है 5। देखिए कीमत का अनुपात था ना, तो अगर 1 का मान 5 है तो 4 किलोग्राम चावल का मान कितना होगा 20, 1 किलोग्राम गेहूं का मान 6 है तो 3 किलोग्राम का कितना होगा 18, और कुल कीमत कितनी है गेहूं चावल की 380। मतलब अगर कुल की कीमत 380 मतलब 38 का मान कितना है 380, तो 1 का मान 10 रुपए। अगर 1 का मान 10 तो आपसे पूछा गया है क्या चावल को कितने रुपए में खरीदा गया। देखिए चावल को कितने रुपए में खरीदा गया था 20 यूनिट, तो चावल की कुल कीमत क्या होगी, चावल की कुल कीमत कितनी होगी 20 यूनिट, या 1 का मान रखेंगे 10 तो कितना 200 रुपए। चावल की कुल कीमत क्या होगी 200 रुपए। सवाल नंबर 9 भी हो गया। इसके बाद देखें सवाल नंबर 17। नंबर सवाल देखें एक बार। सवाल नंबर 17 देखें। 17 में आपसे कहा यदि ए बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 4:5 है, तो आपको बताना है मान किसका
ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू बी सी। तो अगर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का मान बताना है तो आपको पहले ए अनुपात बी अनुपात सी पता होना चाहिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर आप निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, देखिए पहले इन दोनों का गुणा कितना 8, दोनों को गुणा, अगर ए बी और बी सी दिया है तो देखिए बी दोनों जगह है, या तो ऐसे बराबर कर सकते हैं, इसमें 4 का गुणा इसमें 3 का गुणा, तो ये कितना होगा 8, और फिर इन दोनों का गुणा कितना होगा 12, फिर इन दोनों का गुणा कितना होगा 15, कितना होगा 15। अब देखिए अगर आप अनुपात में देखेंगे तो कोटि बराबर है, यहां पर कुल कोटि कितनी है 2, यहां पर भी इसकी घात कितनी है 2, और यहां पर भी एक घात और एक घात कितनी है 2। अगर आप डायरेक्ट मान भी रख देंगे तब भी आपके उत्तर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट मान रखेंगे तो कितना होगा 8 का स्क्वायर 64, ये कितना होगा 12 का स्क्वायर 144, और ये कितना होगा बीसी, इसका गुणा करेंगे 12 15 180, और फिर आप इसको हल कर लें किससे, 4 से काटें पहले, तो 4 से कटेगा कितने बार 16 बार, और ये 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 छंग 24, और ये 4 से कटेगा कितने बार 45 बार। कोई ऑप्शन है 16 36 45, ऑप्शन देखिए 16 36 45, ऑप्शन नंबर बी, 4 से कट जाएगा। और अगर आप वैसे आप मान रखना चाहते हैं तो ए बराबर कितना रख दें आप 8 के, बी बराबर कितना करें 12 के, और सी बराबर कितना करें 15 के। यहाँ पे मान ही तो रखा था मैंने, ए का मान रखा 8, ए का मान कितना रखा 8, 8 का स्क्वायर 16, बी का मान 12, 12 का स्क्वायर 144, बीसी मतलब 12 गुणा 15 कितना 180। इसके बाद देखिए आगे, हाँ बच्चों वसीम सर की तबीयत ठीक है, बस थोड़े से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं वो। बिल्कुल ही फाइन है सर, आके आपको वर्क इन टाइम पढ़ाएंगे। आप लोग भी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किसी से ना मिलें। थोड़े दिन अगर आप किसी से नहीं मिलेंगे तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब कि अगर आप कुछ दिन किसी से दूर रहेंगे तो फिर आगे मिलने के चांस और हैं, और अगर अभी मिल लेंगे तो फिर सारे चांस आप खत्म कर सकते हैं। इसलिए अभी कुछ दिन दूर रहें, दूरी बना के रखें। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 18। 18 में देखिए a प्लस बी, और ये क्या है a माइनस बी। अनुपात आपको दिया है कितना 5:3। अनुपात में दिया था, मैंने भाग में करके लिख दिया। और फिर अगर आप इसको हल करना चाहें तो देखिए एक तरीका तो है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, पहला तरीका क्रॉस कर लें। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो है, आपको क्या दिख रहा है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर आप यहाँ से हल करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा 3a प्लस 3b बराबर कितना 5a माइनस 5b। यहाँ से जैसे ही हल करेंगे तो देखिए आपका 2a बराबर कितना आएगा 8b, या a अनुपात b बराबर अगर आप निकालना चाहें तो कितना आएगा 4:1। देखिए निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या निकालना है आपको, ए बी का अनुपात निकाल लिया ना, ये कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अनुपात किससे निकालना है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए का मान डायरेक्ट रखें कितना 4, बी का मान डायरेक्ट कितना रखें 1। देखिए जैसे ही आपने क्रॉस किया था, वैसे क्रॉस करने की आवश्यकता थी ही नहीं। जब मुझे यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी है, जैसे ही मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता तो एक बार 5 3 8 और एक बार 5 में से 3 जाता 2, तो 8/2 का मतलब 4:1 डायरेक्ट आता उत्तर। लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पता करे। अब देखिए क्या, हाँ डायरेक्ट ही मान रखिए। अगर a और b का डायरेक्ट मान आप रखें, या तो a बराबर कितना रख दें आप 4 के, और b बराबर कितना रखें के। बाद में के कट ही जाना, रेशियो में है ना तो कट जाएगा। देखिए अगर डायरेक्ट मान रखेंगे तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वही कितना आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, और ये कितना आएगा 16 माइनस 1 15, कितना आएगा 17:15। देखिए कोई ऑप्शन है 17:15, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कितना दिया है आपका 17:15।
क्या 1 मिनट और बचा है? 1 मिनट में एक सवाल और देखें। सवाल नंबर 19 नंबर सवाल आपके एग्जाम का आया हुआ सवाल है, देखिए। इसके अलावा देखिए सवाल नंबर 19 में आपका दिया है ए अनुपात बी, एग्जाम का आया हुआ सवाल है। ए अनुपात बी बराबर क्या है? बी अनुपात सी। अगर आप यहां से निकालना भी चाहें तो बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, ए बाई बी बराबर क्या? बी बाई सी। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो कितना आता? बी स्क्वायर बराबर ए सी। और आपसे पूछा गया है कि बताइए किसका मान बताना है? ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4। तो आप बताइए ए की पावर 4 और बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं ना, फिर 4 हो जाएगा। और बी स्क्वायर की जगह देखिए कितना लिखते हैं आप? बी स्क्वायर की जगह कितना लिखते हैं? ए सी। तो जैसे ही ए सी लिखेंगे तो ये क्या आएगा? ए की पावर 4 और नीचे क्या? ए सी का होल स्क्वायर, मतलब कितना? ए की पावर 4 बटे ए स्क्वायर। और अगर आप हल करेंगे तो कितना? ए स्क्वायर बाई, यही आपका उत्तर। एग्जाम का आया हुआ सवाल है आपका। देखिए आपको बी स्क्वायर को मान रखना था, कितना? ए सी। कितना आएगा? ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सवाल नंबर 1 और देखते चलें, सवाल नंबर 20। अच्छा, लिबोलन पे समाप्त हो गया है। धन्यवाद बच्चों आज के लिए, धन्यवाद। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताएं। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो इंक्वायरी वाले नंबर पर आप कॉल लगा लें, उस पर भी डाउट पूछ लें। और इस टाइम वैसे भी मैं फ्री हूं, तो आप मैसेंजर पर मैसेज भेज के सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।